हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग शुरुआत करने वाले एकदम न्यू चैप्टर की क्लास 12 के अंदर चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की। न्यू चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की। आपको याद ही होगा कि लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर 1 के अंदर नीट के लिए एक्स्ट्रा प्रैक्टिस एमसीक्यूज को कंप्लीट किया था, पार्ट नंबर 4 को। ठीक है, तो चलो थोड़ा आप लोग याद कीजिए। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों को मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक बोला जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरा कब कंप्लीट होता है? जब आप लोग उसके अंदर मेनली 4 क्वांटिटीज़ को आप लोग कंप्लीट कर लो। कौन सी? मेनली 4 क्वांटिटीज़। तो इलेक्ट्रिक फोर्स, देन इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हम लोगों ने चैप्टर 1 के अंदर स्टडी किया, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे कि किसी एक चार्ज का उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे थे, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज रखा जाए तो उस पर कितना इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होगा, उसे हम लोग फाइंड कर रहे थे। समझ लीजिए आप लोग एक बार। ठीक है, अब इस चैप्टर के अंदर हम लोग बाकी की 2 क्वांटिटीज़ को कंप्लीट करने वाले हैं। बाकी की कौन सी 2 क्वांटिटीज़? तो भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जहाँ पे आप लोगों को नाम दिख रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इन 2 क्वांटिटीज़ को हम लोग इस चैप्टर में कंप्लीट करने वाले हैं। फिर आप लोग क्या स्टडी करोगे? कैपेसिटेंस का बेसिक, एंड फिर कैपेसिटेंस आप लोग डिटेल में स्टडी करोगे। ठीक है, तो ये चैप्टर मेनली 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक पार्ट होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वाला, और फिर आएगा कैपेसिटेंस। ठीक है, तो फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ कि मेनली 4 क्वांटिटीज़ को आप लोग कंप्लीट करोगे तो क्या होगा? आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरा होगा। कौन सी 4 क्वांटिटीज? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, और यू कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स, जो हम लोगों ने चैप्टर 1 में कंप्लीट किया, जहाँ पे आप लोग चार्ज को मूवमेंट नहीं करवा रहे थे, सिर्फ उसे फील्ड के अंदर रख रहे थे। यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं आज के दिन में? तो चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव कराएंगे। ठीक है, और उसकी वजह से हम लोग सबसे पहले वर्क डन फाइंड करेंगे। वर्क डन क्यों फाइंड करेंगे उसका भी आपको रीज़न मिल जाएगा कि वर्क डन के ऊपर से ही हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, और यू कैन से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करेंगे। अब थोड़ा आप लोग याद कीजिए, 11th स्टैंडर्ड के अंदर आप लोगों ने एग्जैक्टली सेम चीज़ क्लास 11 चैप्टर नंबर 8 ग्रेविटेशन के लिए पढ़ा हुआ। याद कीजिए, ग्रेविटेशन में भी आप लोग मेनली 4 क्वांटिटीज़ को पढ़ रहे थे। कौन सी 4 क्वांटिटीज़? याद कीजिए, ग्रेविटेशनल फील्ड, सेकंड था ग्रेविटेशनल फोर्स, थर्ड था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और फोर्थ था ग्रेविटेशनल एनर्जी, और यू कैन से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जो 4 इक्वेशन आप लोग वहाँ पे पढ़ रहे थे, वही 4 इक्वेशन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन या तो चार्ज के लिए आएंगे। वहाँ पे आप लोग लिख रहे थे Gm1m2/r²। याद कीजिए, यहाँ पे आप लोग लिख रहे हो K(Q1Q2)/r²। जो 4 इक्वेशन का फॉर्मेट वहाँ पे रहेगा, उसी 4 इक्वेशन का फॉर्मेट यहाँ पे सेम रहेगा। सिर्फ सिंबल और उसका जो चार्ज का सिंबल होगा, उसका कांस्टेंट वो ही चेंज होगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये दोनों चीज़ें एक साथ पता होनी चाहिए। ठीक है, ओके। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करें वर्क डन की। मैंने क्या बताया भाई कि अगर आप लोग वर्क डन फाइंड कर लोगे तो उसके ऊपर से ही आप लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को कंप्लीट करना है। ये दोनों चीज़ें आप लोग कंप्लीट कर लोगे तो आपका एक पार्ट इस चैप्टर का कंप्लीट हो जाएगा। रेडी? चलो, तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं वर्क डन ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज पुट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे आप लोग एक वर्ड और भी यूज कर सकते हो, वर्क डन ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज, ऑन
वर्क डन ऑन मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कि जब इलेक्ट्रिक चार्ज मूव होगा तो ही ऑब्वियसली क्या होगा भाई, वर्क डन होगा ना। वर्क डन करने के लिए आप लोगों को उसे मूव करना होगा, या तो आप लोग उल्टा भी सोच सकते हो कि उसे मूव करने के लिए आप लोगों को उस पर कुछ वर्क डन करना होगा। तो चलो वहाँ से ही हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेशन सिस्टम, ठीक है। चलो यहाँ पे हम लोग एक सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज को पुट करेंगे उसके ओरिजिन पे। चलिए बताइए ये चार्ज हम लोग क्यों पुट कर रहे हैं, उसका भी रीज़न है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, उसमें जो चार्ज मोशन करेगा, मूवमेंट करेगा, उसके लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है भाई, सबसे पहले चार्ज को मूवमेंट करवाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट करना होगा ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे भाई, ओरिजिन पे एक चार्ज कैपिटल क्यू को रख के इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेंगे। तो ऑब्वियसली जैसे ही आप लोग यहाँ पे चार्ज को रखोगे, ठीक है, तो एज पर डेफिनेशन वो क्या करेगा, अपने आसपास जितना एरिया होगा उसमें वो चारों ओर क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। इस तरह से क्या होगा, चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ध्यान रखना, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम लोग एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, ध्यान रखना, हम लोग एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, जो क्या होगा, पोजीशन ए पे होगा, जिसका हम लोग पोजीशन वेक्टर बताएंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ आर ए, ठीक है। उसे यहां से निकाल के अगर हम लोग बी तक ले जाना चाहें, और बी का पोजीशन वेक्टर होगा आर ऑफ बी, तो ऑब्वियसली हमें वहां पे वर्क करना होगा। प्रैक्टिकली आप लोग सोचिए क्या हो रहा है, देखो कि ये क्यू वाला चार्ज अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो चैप्टर 1 के मुताबिक उस पर क्या होगा, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई जितना फोर्स लगेगा। और यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं भाई, इस चार्ज को यूनिट पॉजिटिव चार्ज बताएंगे, जिस चार्ज को आप लोग मूव करना चाहते हो। यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब उसका वैल्यू क्या होगा, यूनिट होगा 1 कूलम, ठीक है। अब उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आप लोग ए से लेकर बी तक ले जाओ तो क्या होगा, सोचिए। ऑब्वियसली उसका ए पे पोटेंशियल और बी पे पोटेंशियल अलग होगा। क्यों भाई, बिकॉज ए का डिस्टेंस क्यू से नज़दीक है और बी का डिस्टेंस क्यू से थोड़ा दूर है। तो ऑब्वियसली आप लोग चैप्टर 1 के मुताबिक भी सोच सकते हो कि ए पे उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लग रहा होगा और बी के ऊपर उसके बी पॉइंट पे उस चार्ज पे कम फोर्स लगेगा जब यहाँ पे आप लोग रखोगे। तो ऑब्वियसली आप लोगों को ए में से बी तक उस चार्ज को ले जाना हो तो क्या करना होगा भाई, उस पर आप लोगों को कुछ वर्क डन करना होगा, फोर्स अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो आप लोग सोच सकते हो, चलिए, कि यहाँ पे एक चार्ज रहेगा तो क्या होगा भाई कि यहाँ पे कुछ ना कुछ उसका पोटेंशियल होगा, कुछ ना कुछ ये हमारा क्यू वाला चार्ज उस पर फोर्स अप्लाई करता होगा, ठीक है। तो उस फोर्स के अंदर आप लोग अगर उसे मूवमेंट करना चाहें तो उस पर कुछ वर्क डन करना होगा। तो सेम वर्क डन आप लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 6 वर्क एनर्जी पावर 11th में, तो वो भी कंसेप्ट आपको काम आएगा। रेडी? तो चलो, अब ऑब्वियस बात है, ए से लेकर बी तक जाने के लिए आप लोगों के पास कई सारे रास्ते हैं, ठीक है। आप लोग कहीं तरह से ए से बी तक जा सकते हो, सिंपल सी बात है, सोच लीजिए। लेकिन हम लोग ऐसा रास्ता सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे मैथमेटिकली उसे प्रूव करना इजी रहे। तो मैंने आपको वो भी रीज़न बता दिया कि भाई वाई वी आर सिलेक्टिंग दिस 2 पाथ्स, ठीक है। आप लोग कोई भी पाथ ले सकते हो, लेकिन मैं ये ही 2 पाथ क्यों सिलेक्ट कर रहा हूँ उसका मैंने रीज़न बताया कि मैथमेटिकली आपको इजी रहे इसलिए। चलिए, तो एक पाथ हम लोग सिलेक्ट करेंगे इस तरह से कि भाई मैं ए से बी तक, ठीक है, चार्ज को इस तरह से लेके सी, यहाँ से लेके फिर यहाँ पे ले जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसका नाम बता दूंगा भाई ए, इस पाथ का सी और सी टू बी, ठीक है। मैथमेटिकल इजी रहे इसलिए मैं ये 2 पाथ सिलेक्ट कर रहा हूँ। आप लोग बीच में से भी निकाल सकते हो, कोई भी पाथ ले सकते हो, याद रखना, ओके। और मैं दूसरा पाथ सिलेक्ट कर रहा हूँ जिसे हम लोग अलग से हाईलाइट कर देंगे, ठीक है, इस तरह से देखो, ठीक है। कि भाई सबसे पहले मैं यहाँ से ए से उसे डी पॉइंट पे ले जाऊँगा और डी पॉइंट से मैं उसे बी पॉइंट पे ले जाऊँगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली मुझे कुछ ना कुछ वर्क डन करना होगा, तो वो वर्क डन हमें फाइंड करना है। और यहाँ पे अगर आप लोग देखो
ASC2B और AD2B दोनों पाथ पे वर्क डन फाइंड कर लोगे तो आपको एक बहुत ही मोस्ट टाइम की रिजल्ट और एक बहुत ही मोस्ट टाइम की लाइन मिलेगा, जहाँ पे मैं आपको 11th स्टैंडर्ड के साथ भी उसे कंपेयर करके बताऊंगा कि 11th में आप लोगों ने ये लाइन कहाँ कहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो उससे बेसिक में और डिटेल में समझने के लिए आप लोगों को एकदम यहाँ से शुरुआत करना होगा। चलिए तो बात को आगे बढ़ाते हैं। तो क्या होता है, देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे भाई, वर्क डन को फाइंड करेंगे ऑन पाथ ACB, वर्क डन ऑन पाथ ACB बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। रेडी, यहां पे ध्यान रखना भाई, यहां पे हम लोग वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये चार्ज Q अपने आसपास प्रोड्यूस कर रहा है। ओके चलिए, वर्क डन का इक्वेशन याद कीजिए, 11th स्टैंडर्ड में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। वर्क डन का इक्वेशन क्या है बताइए, W इज इक्वल टू A टू B F इंटू DX। याद कीजिए वर्क डन का इक्वेशन हम लोग 11th स्टैंडर्ड चैप्टर 6 में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे इंटीग्रेशन क्यों आ रहा है, याद कीजिए, वर्क डन दो तरह के थे, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स एंड वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अगर कांस्टेंट फोर्स होता तो सिर्फ हम लोग क्या लिखते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे फोर्स वेरिएबल है, यहाँ पे भी फोर्स वेरिएबल ही है। देख लो पहले आपको अगर क्वेश्चन हो कि सर हम लोगों ने ये इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला क्यों यूज़ किया, तो उसका भी रीज़न है। आप लोग क्लियर देख सकते हो कि अगर आप लोग A से C और C से B तक जाओगे तो चलो A से C तक तो कोई दिक्कत नहीं है कि ऑलरेडी उसका पोजीशन वेक्टर है तो डिस्टेंस सेम रहेगा, लेकिन जब आप लोग C से B तक आगे बढ़ोगे तो उसका चार्ज से या तो ओरिजिन से डिस्टेंस चेंज होगा और ऑब्वियसली डिस्टेंस चेंज होगा तो डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा, डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा तो क्या होगा भाई कि वर्क डन भी बदलेगा। तो ऑब्वियस बात है आप लोगों को इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला ही यूज़ करना होगा, जहाँ पे वर्क डन और जो फोर्स होगा वो क्या होगा, वेरिएबल होगा। ठीक है, तो वो इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है जो मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए अब हम लोग उसी इक्वेशन को यहाँ पे अप्लाई करते हैं, क्या होता है देखो। सबसे पहले हम लोग इसके अंदर भी बात करेंगे इस पाथ पे, ठीक है, ACB के अंदर भी सबसे पहले हम लोग बात करेंगे A टू C। क्या होगा, वर्क डन ऑन मूविंग द चार्ज फ्रॉम A टू C। चलिए खास ध्यान रखना, वो इक्वेशन लगाना है हमें A2 है, हम लोग कहाँ पे ले जा रहे हैं भाई, C। यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, A टू C। ओके चलिए क्या होगा, F, और यहाँ पे हम लोगों ने R गैस किया हुआ है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा बाजू में, F इंटू DR। और ऑब्वियसली आप लोगों को पता ही है 11th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 6 वर्क एनर्जी पावर में कि भाई वर्क इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी की अंदर आप लोग पढ़ चुके हो भाई, वहाँ पे कॉस आता है, ठीक है, FD cos थीटा। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, F इंटू DR इंटू cos थीटा, जहाँ पे थीटा क्या होगा भाई, फोर्स और डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट, या क्या कौन सा डिस्प्लेसमेंट है मेरे भाई, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, उसके बीच का एंगल रहेगा। चलिए कोई बात नहीं, बात को आगे बढ़ाते हैं। क्या होता है, W ऑफ AC इज इक्वल टू इन इंटीग्रेशन A टू C। ठीक है, क्लियर दिख रहा है, हम लोग A से C तक जा रहे हैं। चलिए अब आपका ध्यान होना चाहिए मेरे भाई कि जब हम लोग A टू C जा रहे हैं तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में, देखिए A टू C तरफ है ना, हाँ। और ये जो चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था ना, अपने चारों ओर इस डायरेक्शन में करेगा। देखो तो A टू C तक आप लोग जाओगे तो हर एक पॉइंट पे यू कैन क्लियरली सी, हर एक पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में होगा ना, आप लोग देख लो। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड में बीच में कितना एंगल बनेगा, देखो 90 डिग्री बनेगा ना। यहाँ पे देख लो आप, अगर मैं Q चार्ज को रखूंगा मेरे भाई तो ये अपने आजू बाजू क्या करेगा, इस तरह से फील्ड को प्रोड्यूस करेगा ना। ठीक है, अब आप लोग इस तरह से डिस्प्लेसमेंट करवाओगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे ऑलमोस्ट क्या होगा एंगल, बताइए, डिस्प्लेसमेंट के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा ना। ठीक है, तो चलिए क्या होगा, आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ पे मैं 90 डिग्री एंगल को पुट करूँगा A टू C,
एफ इंटू डी आर इंटू कोस 90, आपको वर्क डन क्या मिलेगा 0। मतलब कि अगर आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ए से सी तक जाना चाहते हो तो यहाँ पे वर्क डन ऑलमोस्ट क्या होगा 0 होगा। तो उसका लॉजिक क्या है आप लोग सोचिए। उसका लॉजिक ये है कि इसका जो फील्ड होगा उसकी वजह से जो यहाँ पे पोटेंशियल जनरेट होगा मेरे भाई वो इस डायरेक्शन में सेम ही होगा। क्यों? क्योंकि ए से सी तक जितने पॉइंट्स हैं वहाँ पे ऑलमोस्ट डिस्टेंस क्या है सेम है, डिस्टेंस सेम है। मतलब कि हर एक पॉइंट पे जो हमारा चार्ज है वो सेम फोर्स उस पर अप्लाई करेगा, ठीक है। इसलिए आप लोगों को ऑलमोस्ट वर्क डन क्या मिलेगा ए टू सी तक 0 मिलेगा। चलिए अब बात बचेगी सी टू बी तक। ऐसे सी तक तो हमने कंप्लीट कर दिया, सी टू बी तक। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करेंगे। मैं यहाँ पे क्लियर लिख रहा हूँ सी बी, मतलब सी से लेके बी तक। चलिए अब आप लोगों को दिमाग चलाना है क्या होना चाहिए, एफ इंटू डी आर। अब मैं कॉस कितना एंगल पुट करूँगा बताइए, सी क्यू की वजह से सी से बी तक किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा देख लो आप, इस डायरेक्शन में होगा ना। और हमारा डिस्प्लेसमेंट भी क्या है देख लो आप, सेम डायरेक्शन में ही है। डिस्प्लेसमेंट भी आप लोग देख सकते हो कि सेम डायरेक्शन में ही है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा बताइए, 0 होगा ना। हियर द एंगल इज बिटवीन, यू कैन सी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। रेडी। चलिए यहाँ पे cos 0 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1 हो जाएगा ना। हाँ अब ऑब्वियसली F इज इक्वल टू क्या होगा, Q इंटू ई। जो भी मैंने बताया कि भाई आप लोग चार्ज को मूवमेंट कराओगे तो उस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। और एक बात मेरे भाई ध्यान रखना, यहाँ पे Q स्मॉल लिखा हुआ है, ये कैपिटल Q फील्ड जनरेट कर रहा है। फोर्स किस पे लगेगा मेरे भाई, जो जनरेट कर रहा है उस पे नहीं लगेगा ना, ये तो दूसरे चार्ज पे फोर्स लगेगा। कौन सा चार्ज जो है स्मॉल q, ठीक है, उस पर फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे वो भी आपको पता होना चाहिए कि एफ इज इक्वल टू क्यू ई के अंदर क्यू कौन सा होता है जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है, ठीक है। क्यू ई इंटू क्या होगा चलिए बताइए, 1 होगा। रेडी। और बाजू में क्या आएगा, बी भी डी आर बचेगा। ओके नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, यहाँ पे आप लोग क्लियर बताओगे क्या भाई, फॉर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होगा, Q इज इक्वल टू हम लोग 1 कूलम गैस कर लेंगे, ठीक है। तो आपको क्या इक्वेशन मिलेगा बताइए, C टू बी, Q को हम लोगों ने 1 ले लिया है। ओके चलिए E का इक्वेशन बताइए क्या होगा, KQ बाय आर स्क्वेयर। हाँ अब आपका ध्यान होना चाहिए भाई कि KQ बाय आर स्क्वेयर, C मैंने बताया था ना अभी। अब यहाँ पे Q मैंने कैपिटल Q लिया बिकॉज ये इक्वेशन मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का लिखा हुआ है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे भाई कौन जनरेट कर रहा है, ये कैपिटल Q कर रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कैपिटल Q आएगा, KQ बाय आर स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर। चलिए अब बात को आगे बढ़ाते हैं। सो वर्क डन ऑन द पाथ सी बी इज इक्वल टू के कैपिटल की क्या निकल जाएगा बाहर की ओर। ओके आप लोग इंटीग्रेशन करोगे सी टू बी 1/r स्क्वायर का विथ रिस्पेक्ट टू डी आर। चलिए याद कीजिए हम लोगों ने इससे पहले भी डिस्कशन किया हुआ है, 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा -1/r। अब आपको पता होना चाहिए, ठीक है, -1/r होगा। वो लिमिट आप लोग अप्लाई करोगे सी से लेकर बी तक, मतलब r ऑफ सी एंड r ऑफ बी, यू कैन सी, सही है, r ऑफ सी टू r ऑफ बी। चलो भाई आप लोगों को पता ही होगा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसका लिमिट हम लोग अप्लाई करेंगे। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या होगा, -1/r ऑफ बी। ध्यान रखना -1/r ऑफ बी, माइनस क्या आएगा इक्वेशन का, और एक माइनस आएगा इसका, माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई प्लस 1/r ऑफ सी, ठीक है। चलिए इसे हम लोग रीअरेंज करते हैं, ये मिल गया हमको फाइनली इक्वेशन 1/r ऑफ सी माइनस 1/r ऑफ बी। रेडी, W ऑफ सी बी, ये मिल गया आपको इक्वेशन। चलो आप लोग इसे ऑब्जर्वेशन कीजिए क्या हो रहा है, R ऑफ सी R ऑफ बी दोनों डिनोमिनेटर में, ठीक है। यहाँ पे चेक कीजिए आप लोगों को क्लियर दिख रहा है कि R ऑफ सी का डिस्टेंस कम है और R ऑफ बी का ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे R ऑफ सी मतलब ये फर्स्ट वाला डिनोमिनेटर कम है और R ऑफ बी थोड़ा ज़्यादा है। तो थोड़ा दिमाग चलाइए, मैथमेटिकली क्या होगा, ये फर्स्ट स्टेप पूरा डिनोमिनेटर कम होने की वजह से
ये 1/RC वाला स्टेप क्या होगा, बड़ा होगा, और यहाँ पे R(B) ज़्यादा होने की वजह से 1/RB वाला स्टेप क्या होगा, कम होगा। तो मेरे भाई 1/RC माइनस 1/RB का जवाब क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो मैं लिख के बता रहा हूँ कि हियर क्लियरली वी कैन सी R(C) इज लेस देन R(B), सो दैट वर्क डन विल बी पॉजिटिव। यहाँ पे वर्क डन पॉजिटिव रहेगा। ओके, अब आपका ध्यान होना चाहिए, अभी तो हम लोगों ने क्या किया है, ए से सी तक का वर्क डन ढूंढा जो क्या था, 0 था, और सी से बी तक का हम लोगों ने फाइंड किया जो हम लोगों को मिला। ठीक है, तो अभी तो ए से बी का फाइंड करना है ना, तो अब क्या करेंगे, समझ गए आप लोग। ए सी बी का टोटल वर्क डन फाइंड करने के लिए इन दोनों का क्या करोगे आप लोग, एडिशन करोगे। इसे आप लोग पहले नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग यहाँ से ही कंटिन्यू करने वाले हैं। ओके, चलिए इसे थोड़ा मिनिमाइज करके आगे बढ़ते हैं। हाँ, रेडी, चलो अब हम लोग क्या करेंगे भाई, फाइनली हम लोग क्या करेंगे, सो टोटल वर्क डन ऑन पास ACB, कि भाई ACB पास पे ए से सी से बी तक हम लोग गए। हमारा विजन क्या था, हमारा लक्ष्य क्या था भाई, कि हमें चार्ज को ए से लेकर बी तक मूव करना था। ठीक है, उसलिए हम लोगों ने ए से सी और सी से बी वाला पाथ सिलेक्ट किया। तो आपको पहले वो याद होना चाहिए कि हम लोगों को ए से बी तक जाना है। ठीक है, चार्ज को मूव करके उसे लेकर। ओके, चलो, तो हमें टोटल वर्क डन ऑन ACB पास कितना मिला, तो यहाँ हम लोगों ने दो बात अलग अलग की ना, W(AC) प्लस W(CB). चलिए, ऑब्वियसली दिख रहा है कि ए से सी तक हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा, 0 होगा, प्लस W(CB) कितना मिला हमें, वो K इंटू कैपिटल Q इन ब्रैकेट 1/RC माइनस 1/RB। ठीक है, चलिए इसलिए हम लोग बता देंगे इक्वेशन नंबर 1। रेडी, अब इसे याद रखना। रेडी, क्या होगा, चलो इसे आप लोग नोट डाउन कर लेना। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे भाई, सेम चीज लेकिन अब थोड़ा स्पीड में। अब हम लोग फाइंड करेंगे वर्क डन ऑन द पाथ A to D एंड D to B। हम लोग दूसरे रास्ते से जा रहे हैं, तो क्या होता है, चलो चेक करते हैं। ठीक है, पार्ट नंबर B, यहाँ पे पार्ट नंबर A कंप्लीट किया, पार्ट नंबर B। अब थोड़ा स्पीड में काम करेंगे। चलिए, वर्क डन ऑन पाथ ADB, कि अगर चार्ज A से D से B तक मूव करेगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना उस पर वर्क डन करेगा। ठीक है, चलो भाई, सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वर्क डन, टोटल वर्क डन ऑन पाथ ADB इज इक्वल टू कितना होगा, वर्क डन फ्रॉम A to D एंड D to B, वर्क डन फ्रॉम A to D प्लस वर्क डन फ्रॉम D to B। ओके, सो W(ADB) इज इक्वल टू, चलो भाई, वर्क डन A से लेकर D तक आप लोग इक्वेशन लगाइए। चलिए, A से D तक जाओगे मेरे भाई, तो क्या होगा, देखो A से D तक डिस्प्लेसमेंट भी सेम रहेगा और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ होगा और इसका डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन होगा, देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या मैं लिखूंगा बताइए, इन इंटीग्रेशन A to D F, यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग पुट करेंगे, यू कैन सी E इंटू DR cos 0 प्लस D to B E इंटू DR cos 90। चलो देख लीजिए आप लोग, हम लोग D से B तक जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भाई, इस डायरेक्शन में होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगा। क्लियरली देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे एंगल हर एक पॉइंट पे कितना बनेगा, 90 डिग्री। ओके, तो E इंटू DR इंटू cos 90 हो जाएगा। चलो फाइनली क्या मिलेगा आपको, इन इंटीग्रेशन A to D E इंटू DR और cos 0 1 हो जाएगा और यहाँ पे cos 90 कितना होगा, 0। चलो यहाँ पे भी आप लोग फाइनल इक्वेशन पुट करोगे, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। ठीक है, अब आपको मिलेगा जो यहाँ पे आप लोगों को R 1/RC माइनस RB मिला था ना, सेम चीज़
अब आप लोगों को मिलेगा 1/a to b, a d b तक गए ना आप लोग। हाँ, ए से डी तक आपको रिजल्ट मिलेगा, डी से बी तक आपको क्या मिलेगा भाई, 0 मिलेगा। सो 1/RA माइनस 1/RD। फाइनली आपको मिलेगा कैपिटल Q K इंटू क्यू, K इंटू कैपिटल Q, ओके, इन ब्रैकेट 1/R ऑफ A माइनस 1/R ऑफ B। इसे बता देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, चलो अब आप लोग इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कीजिए क्या हो रहा है। देखो, उससे पहले हम लोग बात करेंगे कि भाई अप्रोक्सीमेटली आप लोग देख सकते हो कि R ऑफ A और R ऑफ C दोनों का डिस्टेंस सेम है। R ऑफ D और B का डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, हियर R ऑफ A एंड R ऑफ C दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, एंड C सेम R ऑफ D और R ऑफ B का मैग्नीट्यूड सेम है। तो ये चीज़ मैं क्या करूँगा भाई, दोनों इक्वेशन में अप्लाई करूँगा। क्या होगा देखो, क्या मैं R ऑफ C की जगह पे R ऑफ A लिख सकता हूँ कि नहीं? चलिए बताइए क्या हो रहा है। फ्रॉम इक्वेशन 1 आई कैन राइट W ऑफ ACB इज इक्वल टू K इंटू कैपिटल Q इन ब्रैकेट में क्या करूँगा भाई, R ऑफ C की जगह पे क्या लिखूंगा, R ऑफ A इन मैग्नीट्यूड, हाँ इन मैग्नीट्यूड 1/R ऑफ A माइनस 1/R ऑफ B। ओके चलिए, एंड फ्रॉम इक्वेशन 2, चलिए इक्वेशन 2 के अंदर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, रेडीमेड ही है ना, कोई कुछ पुट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ यहाँ पे हम लोग ए टू डी जा रहे थे ना। ओके, यहाँ पे मुझे क्या पुट करना था, 1 मिनट, हाँ यहाँ पे बी नहीं था ना भाई, यहाँ पे मुझे पुट करना था डी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्यों, यहाँ पे दिख रहा है देखो, यहाँ पे तो वर्डन क्या था, 0 था। ओके, ए से लेकर डी तक जा रहे थे ना हम लोग, तो क्या आएगा 1/RA माइनस 1/RD। चलो कोई दिक्कत नहीं, तो आर डी की जगह पे मेरे भाई, आर डी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, आर बी लिख सकता हूँ कि नहीं। देखो, तो मुझे यहाँ से क्या इक्वेशन मिलेगा, W ऑफ ADB पास इज इक्वल टू K कैपिटल Q इन ब्रैकेट 1/RA माइनस 1/RB। चलिए अब क्या हुआ, आप लोग ऑब्जर्वेशन कीजिए भाई कि यहाँ पे A से लेकर B तक हम लोग ACB पास और ADB पास दोनों अलग अलग पास से गए, तो भी हमें वर्डन सेम मिला। उसका मतलब क्या होता है, अब जो मैं डिस्कस करूँगा वो सबसे IMP और इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग रहेगा। तो अभी जो हम लोगों ने जो मेहनत किया, ठीक है, उसका रिजल्ट समझने के लिए मेहनत किया, जो आप लोगों को आगे के कंसेप्ट क्लियर करने में काम आएगा, और थियोरिटिकल नीट के अंदर जो MCQ पूछे जाते हैं उसमें आपको ये समझने में काम आएगा। तो चलो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं। ओके चलो, अब मुझे इस इक्वेशन का काम पड़ेगा, तो मैं इन दोनों को सामने रखने वाला हूँ, बाकी की हर एक चीज़ को मैं यहाँ पे साइड में जाने देता हूँ। ठीक है, चलिए भाई, तो बात को आगे बढ़ाते हैं, क्या होता है। हाँ, तो हम लोगों को क्या रिजल्ट मिला भाई, कि अगर मैं ACB वाले पाथ पे जा रहा हूँ, अगर मैं ADB वाले पाथ पे जा रहा हूँ, या तो मैं डायरेक्टली A से B तक जा रहा हूँ, कुछ भी करूँ मैं A से B तक जाने के लिए, ठीक है, तो मुझे जो वर्क डन मिलेगा वो मुझे क्या मिलेगा, 1/R ऑफ A माइनस 1/R ऑफ B। तो यहाँ पे आप लोग देखिए मेरे भाई कि ये सिर्फ A की पोजीशन पे और B की पोजीशन पे ही डिपेंड कर रहा है। ठीक है, हम लोग दो अलग अलग पाथ पे गए, तो यहाँ पे जो पाथ के लिए हम लोगों ने बीच में हम लोगों ने यहाँ पे जो बीच में देखो, यू कैन क्लियरली सी, देखो हम लोग A से लेकर B तक जाने के लिए बीच में हम लोगों ने C वाला पाथ लिया, D वाला पाथ लिया,
फिर भी इक्वेशन के अंदर तो क्या हुआ भाई, फाइनली ए और बी का ही काम पड़ा, सी और डी का कुछ काम नहीं पड़ा। ठीक है, उसका मतलब क्या हुआ भाई कि ये जो बीच में हम लोगों ने पाथ सिलेक्ट किया उस पर कुछ डिपेंड नहीं करता, ये पहले कहाँ था और बाद में कहाँ पे है उस पे ही ये डिपेंड करेगा। ठीक है, ओके। चलो भाई, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि वर्क डन क्या होता है, सिर्फ उसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो उसका मैं स्टेटमेंट आपको लिख के बता रहा हूँ जो मोस्ट टाइम की स्टेटमेंट है। फिर इसके बारे में हम लोग थोड़ा 11th स्टैंडर्ड की भी बात करेंगे। ओके, so here we can see, the work done by yes, the work done by electric field on moving the charge from one point, or you can say one position, one point to अदर पॉइंट ओनली। अब काम की बात आएगी भाई, ओनली डिपेंड्स ऑन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, नॉट ऑन इट्स पाथ। देखो यहाँ पे जो वर्क डन हो रहा है वो क्लियर दिख रहा है भाई कि वो सिर्फ आर ऑफ है क्या है उसकी इनिशियल पोजीशन, आर ऑफ बी क्या है उसकी फाइनल पोजीशन। वो सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली डिपेंड्स ऑन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, नॉट ऑन इट्स पाथ। ठीक है, और इस तरह का जो फोर्स होगा ना भाई, इस प्रॉपर्टी वाला, दिस टाइप ऑफ field is called कंजर्वेटिव फील्ड। इस तरह की जिसके पास प्रॉपर्टी होगी वो फील्ड या तो वो फोर्स कंजर्वेटिव बोला जाता है। कौन सी प्रॉपर्टी भाई, कि जिस फील्ड के अंदर अगर किसी चीज को मूवमेंट करवाया जाए, ठीक है, तो उस पे जो वर्क डन किया जाता है या तो करना पड़ेगा, वो वर्क डन सिर्फ और सिर्फ उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा, उसके पाथ पे नहीं करेगा कि आप लोग किस पाथ पे या तो कौन से पाथ पे जा रहे हो। ठीक है, अब ये चीज़ कितनी मिलती जुलती है 11th स्टैंडर्ड के साथ वो भी मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे भाई आपको पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है कि नहीं है, तो आप लोगों को बताना होगा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड, कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है। ऐसे कौन से फील्ड है, याद कीजिए, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड है, फिर ग्रेविटेशनल फील्ड है। ठीक है, तो वो सब क्या है भाई, कंजर्वेटिव फील्ड है। कौन सा नहीं है, याद कीजिए, फ्रिक्शनल फोर्स जो है, फ्रिक्शनल फोर्स वो कंजर्वेटिव नहीं है। क्यों, याद कीजिए, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स के अंदर जो आप लोग वर्क डन कर रहे हो वो पाथ पे डिपेंड करेगा। बिकॉज अगर ज़्यादा पाथ होगा तो वहाँ पे ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा, कम पाथ होगा तो वहाँ पे कम फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, और वहाँ पे एनर्जी का लॉस होगा, इसलिए वहाँ पे वर्क डन पाथ पे डिपेंड करेगा। सो फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट कंजर्वेटिव फोर्स। एज वेल एज आप लोग एक और फोर्स पढ़ते थे चैप्टर 10 11th स्टैंडर्ड फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर, विस्कोसिटी में अंदर। ठीक है, विस्कोसिटी के अंदर विस्कस फोर्स, तो विस्कस फोर्स भी मेरे भाई कंजर्वेटिव फोर्स नहीं कहलाता, बिकॉज विस्कोसिटी की वजह से किसी भी फ्लूइड के अंदर कोई बॉडी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे आप लोग मूवमेंट करवाओगे तो वो भी क्या करेगा, उसके पाथ पे डिपेंड करेगा। बिकॉज फ्लूइड के अंदर क्या होगा, जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, जिसे फ्लूइड की लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, विस्कस फोर्स। तो विस्कस फोर्स
क्या करेगा भाई, उस पर पाथ के डिपेंड करेगा, ठीक है। तो वहाँ पे भी कंजर्वेटिव फोर्स अप्लाई नहीं होगा। तो मेरे भाई कंजर्वेटिव में कौन सा आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड कहलाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड, ओके। तो अब आपको पूछा जाए भाई कि कंजर्वेटिव फील्ड या तो कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। कंजर्वेटिव फील्ड या तो कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या होता है, तो आपको बताना है कि भाई जहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन में डिपेंड करता है, उसके पास पे नहीं। और जहाँ पे लॉस हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, जहाँ पे लॉस क्या होता है भाई, उसके जर्नी के दौरान बहुत ही कम होता है या तो जीरो होता है, ठीक है। अब जीरो होगा तो वही क्या होगा भाई, वहाँ पे जो हम लोग वर्क डन कर रहे हैं उसका कंजर्वेशन होगा ना, बिकॉज नाम ही है, देखो कंजर्वेटिव मतलब जहाँ पे कंजर्वेशन होता है, ठीक है। तो कंजर्वेशन कब होगा, जब वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। अब याद कीजिए उसे यूनिफिकेशन करके। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 आप लोगों ने एक चीज पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ, याद कीजिए, डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ, जहां पे आप लोग लिख रहे थे भाई कि पाथ लेंथ है ना, वो आपके बॉडी की पोजीशन उसके पाथ पे डिपेंड करता है। सोच लीजिए कि ज़्यादा वाला पाथ होगा तो वहाँ पे पाथ लेंथ ज़्यादा होगा, आप लोग शॉर्टकट से जाओगे तो पाथ लेंथ कम होगा। लेकिन आप लोग डिस्प्लेसमेंट में क्या लिख रहे थे, याद कीजिए कि डिस्प्लेसमेंट इज ओनली एंड ओनली डिपेंडेंट ऑन इट्स ऑन इनिशियल पोजीशन एंड बॉडीज फाइनल पोजीशन, नॉट ऑन इट्स पाथ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट सिर्फ कहाँ पे डिपेंड करता है भाई, उसकी इनिशियल पोजीशन कौन सी है, उसकी फाइनल कौन सी है, बीच में आप लोग कौन से पाथ से जा रहे हो वो आपका मतलब नहीं है। सोचिए आप जब लोग सर्कुलर मोशन की बात कर रहे थे तो आप लोग बता रहे थे ना कि इस पोजीशन के से शुरुआत करके अगर मैं फिर से घूम के इसी पोजीशन पे आऊँगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। क्यों भाई, बिकॉज इसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन वहीं पे ही है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। लेकिन पाथ लेंथ पूछा जाए तो हम लोग क्या लिखते थे, याद कीजिए 2πr, याद है ना 2πr लिखते थे। तो सेम चीज़ हम लोग वहाँ पे लिखते थे ना भाई कि पाथ लेंथ इज डिपेंडेंट ऑन पाथ बट डिस्प्लेसमेंट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन पाथ, इज नॉट डिपेंडेंट ऑन पाथ, इट इज डिपेंडेंट ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये हो गई एक बात। दूसरी बात मैं आपको याद करवाता हूँ, याद कीजिए कि चैप्टर 6 के अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, मैंने बताया ना कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑल्सो और ग्रेविटेशनल फील्ड इज ऑल्सो कंजर्वेटिव फील्ड और यू कैन से कंजर्वेटिव फोर्स। तो वहाँ पे भी आप लोग वर्क डन का यही इक्वेशन, कौन सा, इंटीग्रेशन वाला इक्वेशन अप्लाई करके आप लोग प्रूव कर रहे थे। कौन सा इक्वेशन, याद कीजिए mgh। h का मतलब क्या होना मेरे भाई कि जितनी हाइट पे होगा उस हाइट पे ही वो डिपेंड करेगा, मतलब उसकी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोग सेम लाइन लिख रहे थे, मैं बता रहा हूँ, देखो याद कीजिए। और आपको पता नहीं होगा, याद नहीं है तो आपका काम हो जाएगा, आपको फिर से सभी चीज़ें याद हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द बॉडी is dependent on the initial position and final position of body, not on its path। देखो आप लोग एक बॉडी को सेम इस पोजीशन से, ठीक है, इस पोजीशन पे पहुंचाना चाहते हो तो आप लोग एक बार इस तरह का पाथ सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे पहुंचाओगे, एक बार डायरेक्टली आप लोग इस तरह से पहुंचाओगे, एक बार आप लोग पूरा घूम के इस तरह से यहाँ पे पहुँचाओगे। तो तीनों में मेरे भाई वर्क डन सेम ही रहेगा। क्यों, बिकॉज तीनों के अंदर उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, याद कीजिए। तो वहाँ पे आप लोग फिर लिखते थे कि ग्रेविटेशन फील्ड इज सो कंजर्वेटिव फोर्स। उसे कंजर्वेटिव क्यों बोला जाता है, बिकॉज वो भी फोर्स क्या कर रहा है, उसकी पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, उसके पाथ पे नहीं। और थर्ड इस तरह का लाइन आप लोग लिख रहे हो चैप्टर 12 थर्मोडाइनेमिक्स 11th के अंदर, थर्मोडाइनेमिक्स के फर्स्ट लॉ के अंदर, आई थिंक फर्स्ट लॉ है, ठीक है, आप लोग एक बार चेक कर लेना, फर्स्ट या सेकंड, आई थिंक फर्स्ट ही है, वो दिक्कत नहीं है, आप लोग उसे ऑब्जर्व करना, ठीक है। मैटर क्या करता है, ऑब्जर्वेशन कीजिए आप लोग कि वहाँ पे आप लोग थर्मोडायनेमिक्स के किसी एक लॉ में इस तरह से लिख रहे हो कि भी वहाँ पे भी वर्क डन या तो जो हीट एनर्जी का फ्लो हो रहा है वो सिर्फ उसकी फर्स्ट और उसकी लास्ट पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, उसके पाथ पे नहीं। याद करना आप लोग सेम चीज़ वर्ड टू वर्ड चीज़ आप लोग थर्मोडायनेमिक के फर्स्ट लॉ में लिख रहे थे। तो यहाँ पे मैंने आपको कितनी जगह पे उसका यूनिफिकेशन करवाया, 4 जगह पे। कौन सी डिस्प्लेसमेंट के लिए, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए,
थर्मोडायनेमिक के लॉ के लिए, जहाँ पे आपकी जो प्रोसेस होगी हीट प्रोसेस, वो उसकी पोजीशन पे डिपेंड करेगी, उसके पास पे नहीं। और फोर्थ होगा हमारा ये चैप्टर। तो चारों जगह पे आप लोग सेम कंसेप्ट अप्लाई कर रहे हो, सेम लाइन लिख रहे हो, ठीक है। तो अब इससे हम लोग अपने लाइफ के साथ कैसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। इसी चीज़ को याद रखने में आपको आसानी रहेगी, आपको मजा भी आएगा, ठीक है। 2 ही मिनट की बात है कि इससे अपनी लाइफ के साथ कैसे हम लोग जोड़ सकते हैं। तो सिंपल सी बात है भाई, आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ ही होगा कि आप लोगों के 10th में क्या परसेंटेज थे, सपोज ज़्यादा होंगे और 12th में अगर कम आएंगे हुए, तो हमारे आसपास की सोसाइटी क्या सोचती है भाई, राइट, कि इसका 10th में 90% आए, 12th में सिर्फ 60% आया, 70 या तो 80 आया, कम परसेंटेज आए। लेकिन वो लोग वो नहीं सोचते कि भाई 10th से लेकर 12th तक आप लोगों ने 2 साल में कितनी मेहनत की हुई है। मतलब पीपल आर नॉट इंटरेस्टिंग इन योर जर्नी, इन योर पाथ, दे आर इंटरेस्टिंग ओनली इन योर फर्स्ट पोजीशन एंड इन योर लास्ट पोजीशन। आप लोग कहाँ पे थे और अभी कहाँ पे हो, वही सब देखते हैं। आप लोगों ने क्या मेहनत की, वो तो किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है। तो सेम चीज़ यहाँ पे होता है ना भाई, कि आप लोगों को इंटरेस्ट किस चीज़ में है भाई, उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन में। आप लोग कौन से पाथ में जा रहे हो वो यहाँ पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो सेम चीज़ अपने साथ भी आप लोग जोड़ सकते हो उसे। चलो, तब आपको समझ में आ गया होगा। और ये चीज़ जितना आपको अच्छा समझ में आएगा उतना आगे आपको काम आएगा, वो कन्फर्म है, ठीक है। तो चलिए, हो गया हमारा एक मोस्ट टाइम भी कंसेप्ट जो एग्जाम में थियोरेटिकली पूछा जा सकता है। एग्जाम के लिए मोस्ट टाइम भी है आपके नीट के लिए। ओके, चलिए अब हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। हाँ, now if we bring back the unit positive charge, now if we bring back the unit positive charge from point B to A, अगर हम लोग उसी पॉजिटिव चार्ज को B से लेकर अब A तक हम लोग मूव करना चाहें, यहाँ पे मेरे भाई क्या था, हाईलाइट करके बता रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग A से लेकर B तक जा रहे थे। अब उसी चार्ज को हम लोग B से A तक ले जाएं, तो याद रखना यहाँ पे मैं जो लिख रहा हूँ ना, अब मैं जो समझा रहा हूँ वो चीज़ फिर से जितनी मैंने डिस्कशन की पहले वाली बात, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, फिर वर्क एनर्जी पावर, हर एक जगह पे डिस्प्लेसमेंट वाला कंसेप्ट, हर एक जगह पे ये बात आपको फिर से काम आएगी। दूसरी ये जो नई बात मैं करवा रहा हूँ वह भी, और ये कंसेप्ट भी, पूरा कंसेप्ट चारों में आपको यूनिफिकेशन में मिलेगा। देख लेना आप लोग वहाँ पे जाके, ठीक है। नाउ इफ यू ब्रिंग बैक, हम लोग वापिस अगर उसी पॉजिटिव चार्ज को B से अगर उसी पोजीशन पे जहाँ पे वो पहले था A पर ले जाना चाहें, तो क्या होगा। अब आपको ही डिसीजन लेना होगा, क्या होगा बताइए। नाउ इफ यू ब्रिंग बैक दिस चार्ज फ्रॉम B to A, यू कैन सी फ्रॉम B to A, रेडी, क्या होगा बताइए, K इंटू Q। अब क्या आएगा ब्रैकेट में, पहले 1/R भी आएगा माइनस, फिर क्या आएगा भाई 1/RA आएगा, ठीक है। 1/R भी माइनस 1/RA। अब आप लोग यहाँ पे भी ऑब्जर्वेशन कर सकते हो क्या होता है, देखो। हाँ, और मैंने क्या लिखा हुआ है, R 1/R भी माइनस 1/R। अब आप लोग इसे ऑब्जर्वेशन कर लीजिए। चलिए, सिंपल दिख रहा है भाई कि R भी ज्यादा है और RA कम है, तो क्या होगा देखो, R भी ज्यादा है और RA कम है। चलिए, अब आप ये आंसर दीजिए क्या होना चाहिए, कि R भी ज्यादा होगा तो ये डिनोमिनेटर कम हो जाएगा। ओके, चलो भाई, इन दोनों इक्वेशन पे आप लोग फोकस कीजिए, W ऑफ AB और W ऑफ BA, ठीक है। अब मैं जो लाइन लिखने जा रहा हूं वो आप लोग खास ध्यान रखना। नाउ वर्क डन ऑन क्लोज्ड पाथ। क्लोज्ड पाथ मतलब समझते हो
कि हम लोग पहले उसे ए से बी तक ले गए, फिर हम लोग उसे फिर से बी से ए तक ले गए, तो अब वो क्या हो गया, क्लोज पाथ हो गया, वो फिर से ए तक आ गया। ठीक है, तो कितना होगा, अब आप ही डिसीजन लीजिए, वर्क डन ऑन क्लोज पाथ इज इक्वल टू इन इंटीग्रेशन, या तो डायरेक्टली हम लोग लिख डालेंगे भाई ए से लेकर बी तक प्लस बी से अगेन ए तक हम लोग आए, हम लोगों ने क्लोज पाथ कंप्लीट किया। यही चीज़ आप लोग थर्मोडायनेमिक्स के अंदर भी लिखते हो और डिस्प्लेसमेंट में भी लिखते हो। याद कीजिए कि हम लोग उसे एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे और दूसरी पोजीशन से फिर से अगर उसी पोजीशन पे ले आए, तो आप ही बताइए डिस्प्लेसमेंट आप लोग क्या लिख रहे थे। याद कीजिए 0 लिख रहे थे कि नहीं, तो यहाँ पे भी सेम होगा। ठीक है, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर बोला जाता है और डिस्टेंस को वेक्टर नहीं बोला जाता। डिस्प्लेसमेंट में अगर मैं यहाँ से यहाँ तक जाऊँ, तो अगर मैं पॉजिटिव लेता हूँ उसे, तो यहाँ से फिर से मैं यहीं पे आऊँगा तो डिस्टेंस सेम होगा, लेकिन उस डिस्टेंस को मैं नेगेटिव लूँगा और दोनों का मैं एडिशन करूँगा, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा मेरे भाई, 0 मिलेगा। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। देखो कि W ऑफ AB क्या होगा बताइए, K इंटू कैपिटल Q, यहाँ पे दिख रहा है इन ब्रैकेट 1/RA माइनस 1/RB प्लस क्या होगा बताइए, W ऑफ BA K कैपिटल Q इन ब्रैकेट 1/RB माइनस 1/RA। अब इसका आंसर 0 आएगा। वो आप लोग कितनी तरह से बता सकते हो। देखो, एक तो आप लोग बता सकते हो कि यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड था, यहाँ पे नेगेटिव है, टोटल कितना होगा, 0 होगा, वर्ड तो दोनों में सेम ही हो रहा है। दूसरा, यहाँ पे भी बता सकते हो आप लोग कि यस कि मैथमेटिकली क्या हो रहा है। देखो K कैपिटल Q 1/RA माइनस 1/RB। चलिए यहाँ से अगर मैं माइनस को कॉमन निकाल लूँ तो क्या होगा बताइए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, या तो मैं माइनस को बाहर निकाल लूँ, क्या हो जाएगा बताइए, 1/RB, या तो मैं क्या करूँगा भाई, यहाँ से इस दोनों की पोजीशन को चेंज कर दूंगा, या तो डायरेक्टली आप लोग यस माइनस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 1 मिनट डायरेक्टली दिख रहा है, मीन ब्रैकेट को क्या कर दूंगा भाई, 1 मिनट। ओके, KQ मैंने क्या कर दिया, कॉमन निकाल लिया। चलो डायरेक्ट एक स्टेप बच रहा है, प्लस क्या बताइए 1/RB माइनस 1/RA। अब आप लोग क्लियरली देख सकते हो क्या हो रहा है बताइए, ये दोनों कट हो जाएंगे, ये दोनों कट हो जाएंगे। चलो फाइनली आपको कितना आंसर मिलेगा, सो W इज इक्वल टू 0। उसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ W इज इक्वल टू, मैं इक्वेशन क्या मिला था याद कीजिए। अब यहाँ पे A to B नहीं लिख सकते ना, क्योंकि A to B और B से हम लोग वापस कहाँ पे आ गए, A पे। यहाँ पे आप लोगों को क्या लिखना है बताइए, इस तरह का सिंबल। इस तरह का सिंबल क्या होता है याद कीजिए कि क्लोज पाथ, जहाँ से हम लोगों ने शुरू किया वहाँ पे अगर हम लोग वापस आ जाएंगे तो इंटीग्रेशन A इंटू DR हमें कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। ये आपको MCQ में काम आएगा, ध्यान रखना भाई। तो यही चीज़ आप लोग थर्मोडायनेमिक्स में भी लिख रहे थे कि किसी प्रोसेस को अगर A से लेकर आप लोग B तक और अलग पोजीशन में अलग रास्ते पे आप लोग फिर से B तक, B से A तक ही पहुंचाओ। हाँ, सेम रास्ते पे जाने की भी जरूर नहीं है कि जिस रास्ते से आप लोग A से B तक जा रहे हो, अलग रास्ते से आप लोग B से वापस अगर A तक आ जाओ तो वहाँ पे टोटल वर्क डन कितना होगा उस क्लोज पाथ पे, 0 होगा, जो हम लोगों ने यहाँ पे प्रूव करके बताया। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। आपको पूछा जा सकता है द इंटीग्रेशन और यू कैन से द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन क्लोज पाथ इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कहाँ पे अप्लाई होगा, अगर आपका फील्ड क्या होगा भाई, कंजर्वेटिव होगा। तो सेम चीज़ आप लोग डिस्प्लेसमेंट भी लिखते हो ना कि यहाँ से लेकर अगर मैं वापस क्लोज पाथ कंप्लीट करके यहाँ पे आऊँगा, हाँ यही क्लोज पाथ होना जरूरी नहीं है। यहाँ से अगर मैं इस तरह से जाऊँ, यहाँ से वापस इस तरह से आ जाऊँ, फिर भी क्या होगा भाई, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 होगा कि नहीं। तो चलो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके चलिए भाई, नेक्स्ट बात हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अगर सेम चीज़ हम लोग उल्टा इक्वेशन लिखे, मतलब कि नाउ if charge is moved against the force applied by
applied by electric field then the work done W is equal to इंटीग्रेशन माइनस ए इंटू डी आर। चलो यहाँ पे माइनस क्यों आ रहा है सोचिए, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है देखो अगेंस्ट, मतलब कि अभी तक हम लोगों ने क्या लिखा था, मैंने क्लियर लिखा हुआ था कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना वर्क डन कर रहा है। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की ओपोज में किसी चार्ज को हम उसके सामने क्या कर रहे हैं भाई, वो फोर्स अप्लाई करके क्या कर रहा है, उसे रिपेल कर रहा है, उसे धक्का मारने की कोशिश कर रहा है ना। अब उसके ऑपोजिट, उसके अगेंस्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, उसे एक डिस्टेंस से लेके दूसरी डिस्टेंस तक ले जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्या करेगा भाई, वो हमें धक्का मारेगा, हमारे अगेंस्ट में वो वर्क करेगा। तो उसके अगेंस्ट में अगर हम लोग वर्क करना चाहें, ठीक है, देख लो अगेंस्ट द फोर्स अप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रहा है उसके अगेंस्ट में अगर आप लोग वर्क डन करना चाहो तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और आपको यह चीज़ समझ में ना जाए तो कोई बात नहीं, हमारे पास दूसरा भी रास्ता है, चलिए और एक रास्ता है, कोई बात नहीं। यस यू कैन सी हियर, देखो अब देख लीजिए आप लोग, यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, देखो अब ये जो फील्ड है, ठीक है, इसका फील्ड सपोज इस डायरेक्शन में लग रहा है, चलिए तो इसका फोर्स भी ऑब्वियसली मेरे भाई इसी डायरेक्शन में होगा कि नहीं, ठीक है, तो ये फोर्स अप्लाई करेगा तो इस डायरेक्शन में होगा। और अब मैं इसके ऑपोजिट में अगर किसी चार्ज को, देखो अगर मैं इसके ऑपोजिट में किसी चार्ज को इस तरह से मूवमेंट करवाऊं, ठीक है, तो चलिए इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा, यू कैन सी, लेकिन इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोल तो कौन सा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में ना। तो आप ही डिसीजन लीजिए भाई कि यहाँ पे एंगल कितना आएगा, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये कहाँ पे क्लैरिफिकेशन नहीं किया होगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि वाई वी आर पुटिंग माइनस साइन, वो तो थियोरेटिकल हुआ ना भाई कि ऑपोजिट में हम लोग जा रहे हैं तो माइनस आएगा, वो तो थियोरेटिकल बात हुई। मैथमेटिकली प्रूफ करना हो तो यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, 180 बन रहा है, जो आप लोग क्लियर देख सकते हो कि मैं अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फोर्स की ऑपोजिट में जाके अगर मैं वर्क डन करना चाहूँ, इसे पकड़ के इस तरफ उसके नज़दीक ले आना चाहूँ, तो आप ही प्रैक्टिकली सोचिए मेरे भाई, ये क्या कर रहा है, हमारे चार्ज को धक्का मार के अपनी नज़दीक नहीं आने दे रहा है, ठीक है, तो ये कुछ वर्क डन कर रहा है ना, जो पॉजिटिव था, जो हम लोगों ने प्रूव किया। ये जितना वर्क डन हम लोगों ने प्रूव किया भाई, ये चार्ज क्यू की वजह से था, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इसकी इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से था। अब हम लोग अपना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके उसकी ओपोजिशन में, उसके ऑपोजिट में, ठीक है, क्या कर रहे हैं, देखो चार्ज को ले आ रहे हैं, ये इसे धक्का मारना चाहता है, हम लोग उससे इस तरफ ले आना चाहते हैं, ये इसे धक्का मार रहा है, हम लोग इसे इस तरह ले आ रहे हैं, ठीक है, तो जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, नेगेटिव होगा। और मैथमेटिकली अभी आप लोग सोच सकते हो कि वो नेगेटिव होगा, क्यों, तो हम लोग इसका मैंने जो बताया वही प्रूफ लिखते हैं। चलिए कि भाई अगेंस्ट हो रहा है, उसका मतलब क्या होगा कि E इंटू डी आर, और यहाँ पे कितना आएगा मेरे भाई, cos 180 आएगा। चलिए तो cos 180 ऑब्वियसली कितना होगा, नेगेटिव होगा कि नहीं, तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे भाई, इस तरह से माइनस ए इंटू डी आर, ठीक है। चलिए अब तक हम लोगों ने कौन सी बात की भाई, कि जहाँ पे चार्ज क्या था, याद कीजिए चार्ज क्या था भाई, नेगेटिव, सॉरी चार्ज क्या था, यूनिट पॉजिटिव चार्ज था, यूनिट मतलब 1 कूलम या तो कोई एक यूनिट चार्ज। अब हम लोग क्यू चार्ज की बात करें, क्यू मतलब कि 5 कूलम का चार्ज है, 50 कूलम का चार्ज है, तो अब हम लोग उसकी बात करते। चलिए नाउ फॉर क्यू चार्ज, वर्क डन W इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, तो यहाँ पे आपको उसको क्यू के साथ मल्टीप्लाई भी करना होगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका इक्वेशन। जब आप लोग क्यू चार्ज की बात कर रहे हो और यूनिट पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हो, तो आप लोगों को क्या करना होगा, क्यू इज इक्वल टू 1 पुट करना होगा। क्यू इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो आप लोगों को यहाँ पे सेम वही इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, ये आपको समझ में आ जाएगा तो आप लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला कंसेप्ट अच्छी तरह से सीख पाओगे, ठीक है। तो चलो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो चलो भाई इतना आप लोग पहले अच्छी तरह से रीड कर लेना
तो ही आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पहले भी बताया था कि जो वर्क डन आप लोग फाइंड कर रहे हो वो वर्क डन क्यों फाइंड कर रहे हो, क्योंकि इसकी वजह से आप लोग इस चैप्टर की जो मेन दो क्वांटिटीज हैं, कौन सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों को डिफाइन या तो प्रूव करने वाले हो। यहाँ पे फाइनली आप लोगों ने क्या सीखा भाई कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड। व्हाई इट इज कंजर्वेटिव फील्ड? बिकॉज the work done by electric field is only and only dependent on its initial and final position of charge, not on the movement or the path of charge on the way or on the way the charge which is moving. ओके, जो चार्ज मूवमेंट कर रहा है उसके वे, उसके रास्ते पे डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ उसकी फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे ही डिपेंड करेगा। एंड दैट टाइप ऑफ फील्ड एंड दैट टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। Okay, and second thing you have to keep in mind that the work done in the closed path, by electric field will be zero, and the work done against the electric field will be negative. Okay, इक्वेशन फाइनली कौन सा होगा? माइनस इन इंटीग्रेशन ए इंटू डी आर। इंटीग्रेशन क्यों आ रहा है भाई? बिकॉज यहाँ पे कंटिन्यूसली डिस्प्लेसमेंट या तो उसका पोजिशन वेक्टर क्या होगा, चेंज होगा जब आप लोग उसकी मूवमेंट करवाओगे। ठीक है, तो चलो भाई नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इसी कंसेप्ट को रिवाइज करके यहीं से हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है, इसे आप लोग रीड कीजिएगा तो ही आपको नेक्स्ट कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आएगा। यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन हो, डाउट हो या तो कुछ नया आपको विचार आए तो आप लोग मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर।